सोना गाची की रातें पार्ट 42। इधर उधर की बातों के बाद नदीम ने उससे पूछा, बाबा पिछली दफा मैं आया था तो जमान साहब के कुछ दोस्त यहाँ मिले थे, इस बार उनमें से एक भी नजर नहीं आ रहा। ये लोग क्या जमान साहब के साथ सक्खर गए हुए हैं? चौकीदार बोला, साहब तो सक्खर अकेला ही गया है, वैसे साहब के दोस्तों में सभी यहाँ आते जाते रहते हैं। तुम कल लाहौर से आए हो ना, परसों वो सब लोग यहाँ मौजूद थे। हाँ, उनमें से अब शेरा दिखाई नहीं देता। नदीम के कान खड़े हो गए, मगर उसने बड़े भोलपन से कहा, शेरा भी यहीं कहीं होगा। यहाँ होता तो जरूर आता, वो तो यहाँ आए बगैर रह ही नहीं सकता, मगर मैं देख रहा हूँ क्या वो पिछले कई माह से गायब है। नदीम ने बज़ाहिर लाताल्लुकी से कहा, बीमार होगा वो, अपने घर लाहौर या हैदराबाद चला गया होगा। अरे उसका घर तो यही होटल था, इसी होटल के कमरे में रहता था वो। मेरा ख्याल है जमान साहब ने उसे किसी लंबे फेरे पर बाहर भेज दिया है। नदीम ने पूछा, ये फेरा क्या होता है बाबा? अब चौकीदार को एहसास हुआ कि वो ऐसी बात कह गया है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने जोर से खनकार कर कहा, होटल के लिए पंजाब से घी और आटा लेने हमारे अपने आदमी जाते हैं, शेरा भी उधर ही गया होगा। चौकीदार उठकर पानी के बहाने दूसरी तरफ चला गया। नदीम को एक इशारा जरूर मिल गया था कि जमान के आदमियों में से एक बंदा गायब है और जमान के आदमी किसी जगह फेरा लगाने भी जाते हैं। नदीम को कभी कभी यह ख्याल जरूर आता था कि उसका दोस्त जमान एक छोटे से होटल का मालिक होते हुए भी इतने ठाट बाट से जिंदगी बसर नहीं कर सकता, जबकि होटल में इतने मुसाफिर भी नहीं आते। नदीम ने इस सिलसिले में मजीद सुराग लगाने का फैसला कर लिया। उसने पीछे अपने कॉलेज में मजीद 6 दिन की छुट्टी का तार रवाना कर दिया। शबाना पहले भी कॉलेज में सिर्फ नजमी के साथ ही थोड़ा सा हंस खेल लिया करती थी। नजमी की गुमशुदगी के बाद उसने किसी सहेली से ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब जब उसे यकीन हो गया कि वो एमए का अगला फाइनल साल मुकम्मल नहीं कर सकेगी तो वो उदास उदास रहने लगी। जफर को शबाना के एमए करने या ना करने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ उसको शिकस्त देना चाहता था। वो सिर्फ उसकी शख्सियत की खुद पसंदी और वकार को 2 टुकड़े कर देना चाहता था। शबाना कॉलेज के दरो दीवार, ठंडे पुरसुकून बरामदों, सरसब्ज लॉन और कैफेटेरिया के बाहर उगे हुए सायेदार नीम के दरख्तों और लड़कियों के नुक्रे कहकों से गूंजती हुई आवाजों और राहदारियों को हसरत भरी नजरों से देखती थी। उसे मालूम था कि कुछ दिनों बाद ये तमाम मनाजिर और पुरसुकून तालीमी फिजा उससे हमेशा के लिए छीन ली जाएगी और उसके पास फिर यहाँ की यादें ही रह जाएंगी। उस वक्त शबाना के दिल में ख्याल आता कि काश वो इस दुनिया में अकेली होती, उसके माँ बाप बहन भाई ना होते, उसे किसी बुत के आगे कुर्बानी का बकरा ना बनना पड़ता। शबाना को अब राहिल की याद शिद्दत से आने लगी थी। वो उसके करीब बैठकर उसके पाइप और सुर्ख गुलाब की पंखड़ियों से निकलती खुशबू महसूस करना चाहती थी। वो उसकी बातें सुनना चाहती थी जो इस दुनिया की बातें नहीं थी। शबाना को वो जन्नत की बातें महसूस होती थी। शबाना कई बार लाहौर की लाइब्रेरी में भी गई, मगर उसे राहिल के पाइप की खुशबू न आई। एक रोज आसमान पर काली घटाएं छा गईं और ठंडी हवाएं चलने लगीं। शबाना का चेहरा काली घटाओं, ठंडी हवाओं में उड़ती अमलताज के जर्द फूलों की खुशबू और मकानों कमरों से निकलती चाय की महक के एहसास से चमक रहा था। वो गाड़ी निकालकर कैनाल बैंक पर आई तो एक सुर्ख रंग की कार उसके करीब से होकर गुजर गई। शबाना चौंकी। उसे यूं लगा जैसे कार राहिल चला रहा था। उसने वहीं से गाड़ी टर्न की और सुर्ख गाड़ी के पीछे तेज रफ्तारी से चली गई। सुर्ख गाड़ी शबाना की निगाह में थी। कैनाल बैंक की पॉपुलर के दरख्तों में घिरी हुई सड़क दूर तक वीरान थी। सावन की अबर आलूद फिजा में दरख्तों की शाखें ठंडी हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं। भरी हुई नहर का रेतीला ठंडा पानी सुकून से बह रहा था। शबाना को यकीन था कि उसने राहिल को ही देखा है। वही चौड़े शाने, यूनानी नाक, स्याह बालों में लहराती सफेद बालों की झलक और होठों में दबा हुआ आबनूसी पाइप। ये सिवाय राहिल के और कौन हो सकता था? शबाना एक अजीब से वालेहाना जज्बे के साथ सुर्ख कार का ताक़ुब कर रही थी। यूनानी नाक और कनपटियों पर तुलू होती सफेद बालों की रोशनी वाले राहिल ने शबाना के दिल में जिंदगी के सोए हुए जज्बों को जैसे गहरी नींद से जगा दिया था। वो अपने अंदर एक नई ताकत, नई ताबंदगी महसूस कर रही थी। राहिल की एक झलक देख लेने से शबाना को अपने तमाम फिक्र, गम, मसाइल, दुख बेहकीकत लगने लगे थे। उसे फिजाओं में पाइप के तंबाकू की खुशबू और गुलाब के तरोताजा सुर्ख फूलों की महक आने लगी थी। ये कदीम वेनस के शाही बागात और गरनाता के आलीशान मेहराबी बागीचों में खिले हुए फूलों की खुशबुएं थीं। फूल गरनाता और वेनस के जवाल के साथ ही मुरझाकर बिखर गए थे, लेकिन उनकी खुशबुएं जिंदा थीं और अपने चाहने वालों की तलाश में सरगर्दा थी। और अब उनके कारवां की एक बिछड़ी हुई लहर लाहौर के कैनाल बैंक की सड़क पर रवा दवा थी। सुर्ख कार की रफ्तार तेज थी। शबाना ने भी अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ख्वाबों का पीछा कर रही है।
शबाना ने सुर्ख कार को बाएं तरफ टहलियों की जानिब से गुजरते देखा, कच्ची सड़क पर मुड़ते देखा। उसका चेहरा अनजानी मुसरत से चमक उठा। ये राहील ही था और नहर किनारे वाली पुरानी बोसीदा कोठी की तरफ जा रहा था, जहाँ छोटी सी नदी के किनारे सुर्ख और नीले अंगूर की बेलें बांस की छत पर झुकी हुई थी, और जहाँ नहर की तरफ से जो ठंडी हवा आती थी उसमें पानी में डूबी हुई घास और मोतिया की खुशबू होती थी। शबाना ने अपनी गाड़ी टहलियों वाली छोटी सी कच्ची सड़क पर मोड़ी तो सड़क दूर तक खाली थी। राहील की गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मगर सड़क पर उड़ती हुई हल्की हल्की गर्द इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अभी अभी यहाँ से कोई गाड़ी गुजरी है। शबाना ने रफ्तार कम कर दी। सामने पुरानी कोठी का सुनसान बरामदा और खामोश सहन था। शबाना गाड़ी को कोठी के कुशादा कच्चे सहन में ले गई। उसने देखा दाएं जानिब झुकी हुई छत वाले गैराज के बाहर वही सुर्ख कार खड़ी थी। शबाना ने वहीं एक तरफ अपनी गाड़ी भी खड़ी कर दी। वो छोटे छोटे कदम उठाती वीरान बरामदे में आ गई। यूकेलिप्टस की शाख पर एक बुलबुल कहीं से आकर बैठ गई थी। शाख थोड़ी देर झूलने के बाद रुक गई। शबाना दूसरी बार इस गैर आबाद नीम आसेबी कोठी में आई थी। पहले उसे यहाँ एक चौकीदार मिला था, अब वो चौकीदार भी नहीं था। पहलू की जानिब बड़ी नहर में से निकली हुई छोटी सी नहर थोड़ा सा खम खाकर कोठी के पीछे जा रही थी। कोठी के पीछे आगे जाकर शायद माल्टों के बाग थे जिनको ये नहर सराब करती थी, और अंगूर और लौकाट के भी बाग थे जिनके खोशे इस नहर के आईने में अपना चेहरा देखते थे। सामने उस कमरे का दरवाजा था जहां शबाना को राहील मिला था। कमरे का दरवाजा नीमवा था। शबाना दरवाजे के करीब पहुंची तो उसे पाइप की खुशबू में गुलाब के फूलों की महक महसूस हुई। ये खुशबू नीमवा दरवाजे में से आ रही थी। शबाना का दिल धड़कने लगा। वो एक लम्हे के लिए रुक गई। शबाना की अना और खुद पसंदी ने उसके कदम रोक लिए थे। वो वापस मुड़ी ही थी कि कमरे के अंदर से किसी की आवाज आई, अंदर आ जाओ शबाना। ये राहील की आवाज थी, गोया शबाना के माजी की आवाज थी। उन दूर दराज जजीरों की आवाज थी जिनके दरख्तों की शाखें खुले नीले समंदर की हवाओं में लहरा लहरा कर शबाना को अपनी तरफ बुलाया करती थी। उसके कदम रुक गए। वो गोया माजी और हाल के दरमियान खड़ी थी। अधखुले दरवाजे में से पाइप के तंबाकू के साथ गुलाब के फूल की खुशबू आई तो शबाना कमरे में दाखिल हो गई। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और शगुफ्तगी का एहसास भी था। ये एहसास राहील की मौजूदगी में हमेशा उसके लाशोर में मौजूद रहा था। वो इस एहसास से बचना भी चाहती थी और उसे अपनी जान के साथ लगाकर रखना भी चाहती थी। कमरा खाली था। पुरानी तर्ज का कुशादा आतिशदान ठंडा था। कॉर्नर्स पर रफाइल की पेंटिंग नहीं थी। आबनूसी गोल मेज पर गर्द की हल्की सी तय जमी थी। मेज के वस्त में बेलोर के छोटे से गुलदान में गुलाब का ताजा फूल सजा था। ये इस बात की अलामत थी कि वो शख्स इस फिजा में मौजूद है जिसकी यादें साया बनकर शबाना के साथ साथ सफर करती थी। वो कमरे के अकबी दरवाजे से गुजरकर दूसरी तरफ अंगूरों की बेलों वाले छोटे से लॉन में आ गई। अंगूर की बेलों से लदी हुई बांस की छोटी सी छत के नीचे सब्ज बैत की मेज और कुर्सियां खाली पड़ी थी। शबाना उनके करीब से गुजरी तो उसकी निगाह बेख्तियार सुर्ख और स्याह अंगूर के उन गुच्छों की तरफ उठ गई जो बेल के चौड़े पत्तों में से जवाहरात की तरह लटक रहे थे। सावन के अबर आलूद दिन की ठंडी हवा चल रही थी। शबाना की निगाहें जिसको तलाश कर रही थी वो उसे नजर नहीं आ रहा था। वो ठंडे पानी वाली छोटी सी नहर पर आ गई। यहाँ गुलाब, गेंदा और मोतिया के फूलों के झाड़ थे। मोतिया के फूल सब्ज पत्तों के बीच सफेद मोतियों की तरह चमक रहे थे। नहर का पानी गदला था। ये नहर इतनी छोटी थी कि उसे छलांग लगाकर फलांगा जा सकता था। नहर की दूसरी जानिब शबाना ने पहली बार माल्टों के दरख्तों की कतारें देखी। वो नहर के इस किनारे पर थोड़ा सा आगे बढ़ी थी कि उसे पाइप के तंबाकू की मखसूस खुशबू आई। वो खुशबू के साथ साथ चलती गुलाब की बेलों के पीछे आई तो उसे राहील हरी भरी घास पर इस तरह बैठा नजर आया कि उसने यूकेलिप्टस के दरख्त से टेक लगा रखी थी। गहरे कलर की पतलून, समर शूज, अतालवी बोस्की की नीम आस्तीनों वाली कमीज और गले में मैरून कलर का स्कार्फ। आबनूसी पाइप उसके होठों में दबा था जिसमें से नीले रंग के धुएं की पतली सी लकीर थोड़ी थोड़ी देर बाद निकलकर गायब हो जाती थी। शबाना को देखकर वो ताजीमन उठ खड़ा हुआ। मुझे मालूम था तुम आओगी। शबाना के होठ जरा से सिकुड़ गए। इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं आऊंगी? इसे क्यों मालूम हुआ कि मैं आऊंगी? आखिर मेरी किस्मत में क्यों लिखा है कि मैं इसके पास आऊं? वो कुछ कहने ही वाली थी कि राहील ने पाइप झाड़ते हुए कहा, देखो नहर की तरफ से जो हवा आ रही है उसमें पानी में डूबी घास की खुशबू है। मेरे साथ आओ, हम अंगूर के खोशों को देखते हैं। उसने शबाना का हाथ थामा और उसे लेकर बांस की छत पे चढ़ी हुई बेलों की तरफ बढ़ा। जुलाई में अंगूर भी कच्चे होते हैं, मगर देखो इन पर नीला और सुर्ख रंग कैसे आ रहा है। अभी ये रंग फीका है, बारिशों में इन पर रंग आ जाएगा और अगस्त सितंबर में ये गहरे सुर्ख गहरे नीले हो जाएंगे। अंगूर की खुशबू उसके अंदर बंद होती है।
जब तक उसके दिल को ना चीरो वो अपनी खुशबू के राज को अफशा नहीं करता। इसी तरह बाज लोग अपनी खुशबू को अपने अंदर उस वक्त तक बंद रखते हैं जब तक उनका दिल नहीं टूटता। राहील बैत की सब्ज आराम कुर्सी पर बैठकर पाइप में तंबाकू भरने लगा। शबाना उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। सावन की घटा झुकी हुई थी लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। राहील ने पाइप सुलगाया तो फिजा में करूने वस्ता के शाही महलात ऐसी खुशबू फैल गई। कम से कम शबाना के जहन में उसकी इस खुशबू की तस्वीर यही बनती थी। यहाँ पर पार्ट 42 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 43 समाप्त फरमाएं।